कर दीजिए कि यहाँ से होगा तो ये वाला है। चलिए हो गया ये। अब देखिए, गांधी जी पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में ही नील प्लांटर्स एसोसिएशन के जो मिनिस्टर है विल्सन साहब वहीं पे मौजूद हैं। उनसे मुलाकात की, उन्होंने उनकी बात को सुनने से मना कर दिया। फिर बाद में तिरहुत के जो कमिश्नर है उनसे उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने भी हेल्प करने से मना कर दिया और हिदायत क्या दे दी कि आपको यहाँ से छोड़ करके चला जाना चाहिए। हालांकि गांधी जी उनके बातों को नहीं माना। इसके बाद कहा जाता है मुजफ्फरपुर में ही, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज था जिसका नाम था ब्राह्मण भूमिहार कॉलेज। उसके ही एक प्रोफेसर थे जेपी कृपलानी, बाद में ये कांग्रेस के चेयरमैन भी बने नहीं, और उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे और वो खुद गांधी जी के स्वागत के लिए एक भव्य समारोह आयोजन किया। और इतना ही नहीं, गांधी जी के इस उद्देश्य के लिए चंपारण सत्याग्रह के जो उद्देश्य था उसमें कई लोगों ने हाथ बटाया और कहा जाता है कि कांग्रेस के बिहार के बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए और कई सहयोगी इनके साथ जुड़ते चले गए, जिसमें जेबी कृपलानी तो थे ही, इसके अलावे ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर बाबू और जिनके यहाँ रुके थे तो वो तो उनके साथ थे ही, क्या गोरख प्रसाद। इसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह, एएन सिंह, जिनके नाम पर आपका एएन कॉलेज है, ठीक है। और प्रथम बिहार के उप मुख्यमंत्री भी थे ये कृष्ण बाबू के साथ। और कहा जाता है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था बिहार में, पहला सत्याग्रह ही तो कृष्ण सिंह थे और लेकिन दूसरा सत्याग्रह ही एएन सिंह ही थे। मजरूल हक, नरहरि पारिख और महादेव देसाई। महादेव देसाई गांधी जी के सेक्रेटरी थे। तो ये सारे लोग गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे। चलिए, समझिए उस समय के नेता जो थे मतलब कितने पढ़े लिखे होते थे। कोई वकील है, कोई प्रोफेसर है। आजकल के नेता तो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं। और कैसे लोग नेता बन रहे हैं, हम लोग को लगता है गांव देहात में देखते हैं, मतलब जो
एमपी एमएलए के साथ जो उसके पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं, और कुछ दिन उसको गांव में बोला जाता है कि थोड़ा दूसरा टाइप का नीचा दिखाने वाला बात बोला जाता है ना, उस टाइप के लोग होते हैं। और बाद में वो एक नेता के रूप में बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं, बिल्कुल जानकारी का अभाव। पढ़े लिखे लोग तो पॉलिटिक्स से तो लगता है कि किनारा कर रहे हैं, और लोग डिग्री पे सवाल उठाते हैं। डिग्री पे सवाल उठाने का कोई हक नहीं है लोगों को, जब तक कि आप खुद नहीं आते। अब दूसरे को बदनाम करिएगा कि 8वां पास है, 9वां पास है, 4था पास है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप आओ पॉलिटिक्स में। अभी गंदगी को आप जब तक गंदगी में नहीं हिलोगे तो कैसे साफ करोगे? खुद राजनीति में भागीदारी नहीं निभाएगा, लेकिन बैठ के सोशल मीडिया पे खूब कमेंट करेगा कि 4थी पास है, लोग इलिटरेट है। अरे भाई वो तो है ही, जब नहीं आप हो मैदान में तो कोई तो आपकी जगह पे खेलेगा ना। नहीं करना चाहिए समय के साथ। उसमें संविधान सभा में जब डिबेट चल रहा था, आपको पता होनी चाहिए 1951 में जो आपका लिटरेसी रेट है मात्र 18% है। विमेन का लिटरेसी रेट तो लगभग 1% से भी कम है, 1% या तो उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। जो शेड्यूल्ड कास्ट है और ट्राइब है उसकी लिटरेसी रेट जस्ट एकदम महिलाओं की स्थिति की तरह ही है। अब बताओ, आप जब सार्वभौमिक मताधिकार दे रहे हो सभी लोगों को, डेमोक्रेसी ला रहे हो, तो आपको देना पड़ेगा ना कि प्रतिनिधित्व भी सभी के लिए सुनिश्चित करें। फॉल्ट नहीं है, उस समय फॉल्ट नहीं है। आप नहीं समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि उस समय आज के डेट में आप देखिए, अब एक शब्द बोला था एक बड़े नेता हुए भारत के, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा था कि भारत की राजनीति में अपराधीकरण आ गया है। पार्लियामेंट में बड़ा उन्होंने भाषण दिया था उसके ऊपर, बाद में उसके बताएंगे। लेकिन मैं बता रहा था कि 18% ही लिटरेसी रेट थी उसमें। उसमें से बड़े सेक्शन तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। और मान लो उसमें यदि अब डेमोक्रेसी में आप प्रतिनिधित्व का योग्यता निर्धारित कर दें कि आपका 8वां पास, 5वां पास, 6ठा पास, लोग हस्ताक्षर भी नहीं करने जान रहे हैं। लिटरेसी रेट का मतलब क्या? जो सिग्नेचर करने जानता हो। ऐसा थोड़ा ना है कि ग्रेजुएशन हो, सिग्नेचर जो करने जानता है, सिग्नेचर भी नहीं कर सकता था, अंगूठा छाप था लोग। और वहां पे कैसे आप एजुकेशन तय करेगा? इसलिए वो क्या किया कि सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर काबिज नहीं होना चाहिए, यही योग्यता था। एक उम्र निर्धारित कर दिया गया, लेकिन शैक्षणिक योग्यता नहीं डाला गया। उसका मेन रीजन था लिटरेसी रेट कम था। ये तो सबकी मतलब हर जो एमपी एमएलए बनता है, जैसे प्रेसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर, हर के लिए एलिजिबिलिटी यही है। हाँ, हर के लिए जो मैंने बताया, एक शैक्षणिक योग्यता को छोड़ करके। लेकिन अब तो आपके पास कास्ट सर्वे है, आप अब करवाना चाह रहे हैं कास्ट सर्वे, जनगणना आता है, उसमें तो सारे वर्गों का लिटरेसी रेट तो पता है। अरे आप स्नातक नहीं रखो, आप एक अमेंडमेंट करके कम से कम 10वां पास भी तो रखो। अब सारा अमेंडमेंट करोगे, इतना बार कर लिए अमेंडमेंट, लेकिन ये वाला, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलिटिक्स में ज्यादातर लोग जो हैं, जो बैठे हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में, सब वैसे ही अनपढ़ और गंवार लोग बैठे हुए हैं। उनको पता है कि जैसे 10वां पास करेंगे, फर्जी डिग्री ले लेकर के आ रहा है। अब हम काहे नाम लेंगे, नंगा कई लोग हो गए इस पॉलिटिक्स में, है ना। तो ऐसे लोग क्यों चाहेंगे कि डिग्री निर्धारित करें? अब किसी पे उठे, लेकिन ये तो वास्तविक है ना कि कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगा। उसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो कितने % 10वां पास है रियल में, ये भी तो सवाल होना चाहिए। तो बात ये है। तो अब इसमें आप संविधान के दोष थोड़ो ना है। उसमें जो संविधान बना उसमें एक लिमिटेशन था कि यूनिवर्सल आप जो है वोटिंग राइट्स दे रहे हो। भारत दुनिया का पहला देश था जहां की सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, पहला देश था। आजादी और संविधान के बाद से ही सबको मिल गया वोटिंग राइट्स। तो सभी वर्ग के नेता को भी तो प्रतिनिधित्व मिलेगा।
और जबकि आपके यहाँ लोग साक्षर ही नहीं है। लोग भी तो वोट कर रहे हैं ना। हाँ लोग भी तो वोट कर रहे हैं। अगर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उठा के देखें ठीक है, तो हर अब एक क्या कर सकते हैं? नहीं, अब तो देखिए देखिए हम लोग जो हैं, जैसे एजुकेशन का काम कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या तो कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो राजनीति में भागीदारी कब निभाता है? चुनाव से 2-3 महीना पहले उसको डिस्कोर्स के तहत एक आध घंटा कभी चर्चा करता होगा, नहीं भी करता होगा। लेकिन वो जो प्रोफेशनल लीडर्स है, उसका 24 घंटा काम क्या है? राजनीति। और उसका 24 घंटा काम यह है कि पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है। जो वो एक्सपर्टीज उसको हासिल है, उसके झांसे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि आप 1 घंटा का राजनीति करते हो, उसका 24 घंटा 365 दिन का काम वही है, तो उसके झांसे में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो आप आओ राजनीति में, सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसकी है। नहीं, इसका रीजन है, ये आपकी चिंता नहीं, संविधान सभा में भी ये चिंता थी। कहा गया चलो यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स ला रहे हो, शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं हुई, तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो तो आधा से ज्यादा समय पढ़ाई लिखाई में खर्च करता है। अरे 70 वर्ष कम से कम जिए लोग, अभी के जो रेशियो है आपका, क्या बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा, हाँ, लेकिन उस समय तो लगभग 50 वर्ष से भी नीचे था उसका जीवन प्रत्याशा, जिसको क्या बोलते हैं, जीवन जीने का लाइक एवरेज लाइफ जो था। अब ये 50 साल नीचे जिंदा वाले तो 25 साल 30 साल तो पढ़ाई में लगाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जैसा आदमी तो जीवन भर पढ़ते ही रहे। अब जो जीवन भर पढ़ने वाला आदमी रहेगा, या तो आधा भी पढ़े, 25 साल तो वो पढ़ाई में समय दिया, समाज में समय कहाँ दिया? बेचारा घर में तो समय ही नहीं दे पाता है। अब लोग, अभी चलो आप लोग का, कई लोगों का घर पटना होगा, कितने लोग जो है एकेडमिक एजुकेशन कर लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो घर में समय नहीं दे रहा, समाज में कैसे समय देगा? अपना अधिकतम समय जो है उन्होंने पढ़ाई पे टाइम दिया है, समाज से वो दूरी बना के रखा है। समाज में जानता भी नहीं है कि किसका बेटा है। जब जाओगे तो यानी फलाना का बेटवा है। अब डायरेक्ट आओगे इलेक्शन करने के लिए, आपको ना समाज जानता है ना आपको कोई पहचानता है, तो आपको जिताएगा कौन? तो समाज में रहने वाले लोगों को ना जिताएगा। तो ये था कि अब सारे लोग अनपढ़ ही आ जाएंगे तो कैसे हमारा चलेगा व्यवस्था? तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैपेबल होना चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे भी तो लगाम रखना बुद्धिजीवियों का काम है। तो इसके लिए आपका राज्यसभा बनाया गया, सीनेट के तौर पर या तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के तौर पर, उच्च सदन इसको कहा गया। इसको पढ़े लिखे लोगों का संगठन कहा गया कि जो लोग आम जनता में चुनकर नहीं आ सकते हैं, उसको राज्यसभा के लिए जो एमपी एमएलए होंगे, या तो फिर जो तरीका होता है उसके चुनाव के लिए, वो उसको अप्रत्यक्ष तरीके से एमपी एमएलए जो जीत करके आएंगे वही उसको वोट करके भेजेंगे। मतलब कि वो जो है उसको उच्च सदन इसीलिए कहा गया। राज्यसभा लाने के पीछे यही कारण था। नहीं तो उसको भी बोलता जाओ जनता के पास चुन करके आओ। लेकिन कुछ लोग जो है पिछले 5-10 वर्षों में राज्यसभा को भी खूब बदनाम किया। नहीं, यही तो कर रहे थे ना, एक सब चीज का एक वो तो लिमिटेशन होता ही है। लेकिन राज्यसभा के बारे में भी इन लोगों ने खूब जो है किया, बदनाम किया एक समय में, कि अब राज्यसभा का कोई प्रासंगिकता है या नहीं है, उस पर डिबेट होना चाहिए। उसको इसलिए थोड़ा लाया गया था कि किसी भी बिल को रोकने के लिए, उस पर था डिस्कशन डिबेट। उसका ऐसे ही राइट्स बहुत कम दिया गया है। सर्वाधिक राइट्स किसको दिया गया है? लोकसभा को दिया गया, क्योंकि सीधे जनता से चुन करके आता है भाई, उसका तो अधिकार है ज्यादा। लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई संस्था तो होना चाहिए। तो चेक एंड बैलेंस में राज्यसभा था, जहां के किसी भी जो बिल्स है उसके ऊपर चर्चा हो सकता है, डिबेट हो सकता है। उसको डिबेट में मतलब उसको बिल को पास करने में उसकी भूमिका तय की गई कि अनाप शनाप कोई विधेयक ना पास करवा लो लोकसभा में। लेकिन उसको भी बदनाम किया गया। तो कौन करता है ये सब काम? तो सीधा एक सवाल का जवाब यही है कि पढ़े लिखे लोग, कल भी राजनीति और पॉलिटिक्स से दूर था, आज भी है,
संभव तो आगे भी रहना चाहेगा और ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। आप पार्लियामेंट में पहुंचे, जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनाया, लॉ बनाया, कानून बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करने के काम करेगा। जो भी योजना बनाया तो एग्जीक्यूटिव का काम है उसको जमीन पर, धरातल पर उतारना। आपका यही काम है और कोई काम नहीं है। आपका डिसीजन मेकिंग में कोई काम नहीं है। वो अलग अलग जो है सेक्रेटरी का पद क्रिएट किया जाता है डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभाग में, तो उसके हेड होते हैं थोड़ा बहुत, वही डिसीजन ले सकते हैं। हुआ? चलिए ये वाला लिखिए तो। इसमें एक फैक्ट और भी चाहे तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। जिस दिन 144 धारा लगाया गया उस तिथि को मेंशन कर दीजिएगा 18 तारीख। 15 वाला तो हम गांधी जी को पहुंचा दिए हैं मोहतियारी। 16 तारीख को नहीं, 16 नहीं, 18 को 144 धारा लगा दिया। हालांकि 16 को क्या किया था, गांधी जी को बोला हैकॉक ने कि मोतिहारी आप छोड़ दीजिए कृपया करके, यहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बन सकता है, कृपया छोड़ दीजिए, नहीं तो 144 धारा लगाएंगे। लेकिन गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। फाइनली गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत के सामने रखा और कहा कि बॉन्ड भर दीजिए प्लीज, पर्सनल बॉन्ड। उन्होंने कहा भाई कि किस केस में हमको गिरफ्तार किए हो, भारत उनका देश है, उनके लिखा गया है, उनका लिखेगा, देश है, अपने देश में कहीं भी आने जाने की उनकी पूर्ण स्वतंत्रता है, उनकी पूर्ण स्वतंत्रता है। और कहा कि यदि मैंने ये गुनाह किया है तो अदालत हमें जो भी सजा देना चाहता है वो दे दे। लेकिन गांधी जी का जो ये इस तरह से निडरतापूर्वक कोर्ट के समक्ष फेस करना, क्योंकि गांधी जी तो खुद कानून के जानकार थे ना, बैरिस्टर थे, तो इन्होंने कानून के सामने एकदम निडरता के सामने निडरता से अपना पक्ष रखा। ब्रिटिश सरकार घबरा गए, क्योंकि इनका कारनामा दक्षिण अफ्रीका में तो सारे लोग जान ही चुके थे। मीडिया में तूल ना पकड़े, इस चीज को ध्यान में रख करके उन्हें छोड़ दिया गया। पूरा लिख लीजिएगा, इसके नीचे चल गया है, इसके नीचे तो हम लिखा देते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू गिव मच इंपॉर्टेंस टू दिस मैटर, सो ही वाज रिलीज्ड। सो ही वाज रिलीज्ड। फिर से बोल देते हैं,
यहां तो लिख दिया है ना कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट want to give much importance to this matter, so he was released. इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। इसके अंदर चला गया, पीडीएफ वाला जो बनाया गया ना, इसके अंदर चल गया है। The British government did not want to give much importance for this matter, so he was released. चलिए, अब गांधी जी को जेल से छोड़ दिया तो गांधी जी क्या करेंगे आप? अब इन्वेस्टिगेशन का काम करेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फिर गांधी जी जो जेल चले गए थे ना, तो आम आदमी पुलिस और प्रशासन और कानून से बड़ा डरता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतना उसको डराया है। पुराने बुजुर्ग की कहानियां जो है खूब अपने नए पीढ़ियों को सुनाया है, पुलिस प्रशासन का खौफ, और फिर डेमोक्रेसी में अपने राइट्स को कभी तो देखा ही नहीं, जिसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं या मौलिक अधिकार, कि क्या इंसानों का, लोगों का होना चाहिए, कभी उन्होंने देखा ही नहीं। राजतंत्र में कभी लोगों का लोकहित देख सकता है कोई? नहीं। तो ये पुलिस प्रशासन से बहुत डरते थे। तो गांधी जी उनको एक्साइटमेंट पैदा करते थे, देखो भाई हम कोई बुरा काम करके थोड़ा जेल जा रहे हैं, यानी सत्य और न्याय के लिए जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये सम्मान की बात है। जैसे गांव देहात में भी मतलब एक साधारण सा सोच है, आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ। किसी के ये गाड़ी, घर में एक गाड़ी पुलिस आ जाएगा ना, चर्चा का विषय बन जाएगा, अरे यार देखो उसके यहाँ घर में पुलिस आया, पता नहीं कौन सा जुर्म कर दिया है, कौन सा कांड कर दिया है, मतलब कांड शब्द का प्रयोग करेगा, कौन सा कांड देखो ना उसके यहाँ हो गया है। मतलब एकदम क्या बोलते, चर्चा का विषय। तो पुलिस से डर खत्म करना गांधी जी का, ये भी इसलिए कहते हैं कि गांधी जी मतलब एक हाड़ मांस वाला आदमी, मतलब किस तरीके से उन्होंने रणनीति बना करके लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया, एक मतलब प्रजा को, इसलिए तो उसको प्रजातंत्र दिलाने में कितना बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, कि उनको कहा कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। डरता था कि जेल चल जाएंगे तो क्या कहेगा लोग, प्रतिष्ठा, हमारे घर में शादी नहीं करेगा लोग कि इसके घर वाला जेल गया है। लेकिन जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। यदि सत्य और न्याय के लिए आप लड़ते हो और जेल जाते हो तो ये अपमान की बात नहीं है, बल्कि क्या है, ये सम्मान की बात है। आपने कोई गलत काम नहीं किया है। अब इस तरह से लोगों को आप मोटिवेट करोगे तो उसको भी लगेगा यार हम गांधी जी बोल रहे हैं तो हमको भी जेल जाना है, हम कोई बुरा काम थोड़ा ना कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों में एक्साइटमेंट पैदा किया इन्होंने। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। गिरफ्तारी से रिहा होने के बाद गांधी जी ने चंपारण में जांच प्रक्रिया शुरू कर दी और अपने सहयोगियों के साथ आम लोगों को यह समझाने का प्रयास किया, क्या, कि सत्य और न्याय की लड़ाई में यदि जेल जाना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं, बल्कि यह सम्मान की बात है। हो गया। अब थोड़ा सा देखिए कि जांच क्या किया।
इसमें बहुत ज़्यादा डेटा वगैरह नहीं याद रखना है। मेंस में एप्रोमैक्स जो डाटा होता है ना, उसको ही याद रखिएगा मोर देन लगभग, ये काफ़ी बेटर होता है। जैसे कि कोई चीज़ याद नहीं आ रहा है तो लगभग लगा दीजिए, उसमें 10-20, और एक ऐसे आंकड़ा को लीजिए जो कि आसपास 10-20 यदि ऊपर नीचे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे शब्द का प्रयोग, हजारों गांवों का दौरा किया, अब कितने हजार गांव का दौरा किया उसके लिए मैटर नहीं है। और लगभग क्योंकि 10,000 से ऊपर लोगों का उन्होंने सर्वे किया था, तो ऐसे एग्जैक्टली 13,000 के आसपास था, तो वो भी 13,000 लगभग ही आंकड़ा था। तो आपने क्या कह दिया, लगभग 10,000 लोगों का उन्होंने आकलन, उसकी किसानों की स्थिति का आकलन किया। और इस प्रयास में ब्रिटिश सरकार उस पर निरंतर, ब्रिटिश सरकार के ऊपर गांधी जी निरंतर दबाव बनाते रहे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने कहा लोगों को कि देखो भाई, आप लोग डरो मत, हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। कई लोग होता है ना कि देखो ये आग लगाने के लिए आया है, आग लगा देगा और चल जाएगा, भाग जाएगा। तो विश्वास भी दिलाते थे कि आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक हम यहाँ के किसानों की समस्याओं का जो समस्या है उसको हल नहीं कर देते, तब तक हम चंपारण नहीं छोड़ेंगे, तब तक बिहार की धरती हम नहीं छोड़ेंगे, आप लोग मत घबराओ। और किस तरह से मोटिवेट करके लोगों में एक विश्वास का भाव पैदा करके चंपारण सत्याग्रह को अंजाम दिया। एसेस को एसेसिंग भी लिख सकते हैं, असेसमेंट करना, सिचुएशन ऑफ। हो गया। देखिएगा, चंपारण एग्रोग्रेन कमेटी, बिहार के उसमें डिप्टी गवर्नर कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेटे। उनको लगा कि यार गांधी जी तो तहलका मचा दिए हैं, अब उनसे बात ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हाँ, तो गांधी जी से बात करने के लिए हालांकि रांची में उन्होंने बुलाया, लेकिन उस चीज़ को मैंने यहाँ से स्किप कर दिया है, डायरेक्ट हम पॉइंट पे आ गए। गांधी जी ने बातचीत की, गांधी जी से बात की, किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेटे ने, और कहा कि अच्छा, इस समस्या की जांच के लिए हम भी एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित करते हैं। उसका नाम क्या रखा? चंपारण एग्रोग्रेन कमेटी। उसमें उसकी अध्यक्षता किसको दिया गया? FG सलाई को। इसमें 6 मेंबर थे टोटल, तो 6 मेंबर को याद नहीं रखना, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। इसमें से बोलिएगा कि इसमें 6 मेंबर्स में से एक गांधी जी भी शामिल थे। मेंस ऐसा ही लिखा जाता है, बहुत डेटा भी नहीं, बहुत कम डेटा भी नहीं। गांधी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। ब्रिटिश सरकार के लिए शांतिपूर्ण प्रयासों को अनुचित तरीके से दमन करना। अब मैंने बताया ये क्यों लिखा ये शब्द, इसलिए कि गांधी जी चटाई बिछा के बैठ जाते थे सड़क के किनारे और धार्मिक प्रसंग और भजन के माध्यम से लोगों को एक साथ जोड़े रखते थे। अब बताओ, गांधी जी का इस तरह का जो प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, उसके ऊपर कैसे पुलिस लाठीचार्ज करे? ना कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहा है, ना कोई सड़क जाम किया हुआ है,
ना किसी के विरुद्ध में नारेबाजी कर रहा है, तो लाठी कैसे चलाए? आज के डेट में नहीं, आज भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। गांधीवादी तरीका अपनाइए। ये लोग सड़क पर उतर करके अब किसी आम लोगों का आप नहीं रास्ता जाम नहीं कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन जैसे जब तक स्टूडेंट है तब तक लाठी का विरोध करिएगा, लेकिन जब कानून का रक्षक आप जब बन जाइएगा तो फिर आपको लॉ को देखना पड़ेगा कि लॉ क्या कहता है, कि लॉ कोई पब्लिक जो प्लेसेस है उस पर ऐसा कोई एक्टिविटी ना हो जो कि आम लोगों की समस्या उत्पन्न हो। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आपकी जिम्मेवारी है, और उसके लिए आपके पास पावर दिया गया है, तो आप उस पावर का डील कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वही आपको अच्छे प्रशासक बनाता है। कई लोग जो होते हैं वो एक कुंठा होता है, उसके अंदर कुंठा, उसका मेन रीजन है कुंठा होने का, क्योंकि भारत असमानता से भरा हुआ एक समाज रहा है। यदि मान लो कि अपर कास्ट का कोई प्रोटेस्ट है और अधिकारी रह गया थोड़ा लोअर कास्ट का, तो कुंठा वहां पे निकालता है। सच्चाई यही है। और लोअर कास्ट का कोई चीजें चल रहा है और कोई अपर कास्ट का यदि कोई अधिकारी है तो वो कुंठा वहां निकालता है, और वो छिपता कौन से आड़ में है कि हम सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अंतिम स्थिति तक गए, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं थी। उससे पहले ही कई स्टेप है, आपको उससे गुजरना पड़ेगा। आपको बातचीत करो। अरे देखो, आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि जो कहीं भी भीड़ है उस भीड़ को वहां तक पहुंचाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ लीडर होंगे। ये ऑटोनोमस भीड़ कहीं नहीं इकट्ठा होता है। वो सांप आएगा निकलेगा तभी आएगा ऑटोनोमस भीड़। नहीं, किसी के घर में सांप निकल जाता है या तो कुछ आएगा तो देखो एकाएक सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो कोई तो जरूर उसको बुलाया होगा। तो उस वैसे लोगों का चयन करो जो कि उस भीड़ में अपना अलग ही अनोखा पहचान वो दिखा देता है, और उसको नियंत्रण में लीजिए, उससे बातचीत कीजिए। इसके बावजूद भी नहीं मानता है तो अल्टीमेटम दीजिए कि इतना देर में आप खाली करो, लॉ एंड ऑर्डर का धज्जियां उड़ रही है, अभी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, धमकाना है। इसके बाद नहीं हो सकता है तो जो उसके नेता है उसको डिटेन करो। उससे भी नहीं मान रहा है तो फिर आंसू गैस का या तो फबर्रा वो जो होता है ना, वो पानी बछारा वाला, हाँ, उसका प्रयोग करो। आंसू गैस छोड़ो। और अंतिम जो है पावर जो दिया गया है लाठी चार्ज का, लेकिन ये लोग पहला ही ऑप्शन में लाठी चार्ज करता है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपको एक केस बना करके देगा सिचुएशन, उसमें बोलेगा कि आप इसको कैसे हैंडल करोगे। जैसे एक हमसे मेरे से ही पूछा था, एक केस बनाया कि आप मान लो कि जमुई के क्षेत्र में हो और आपको नक्सली लोग घेर लिया, आप अकेले अपने फैमिली के साथ हो और सैकड़ों की संख्या में नक्सली है, हथियारबंद, और आपको घेर लिया। आपसे कुछ वो बार्गेनिंग करना चाहता है। बार्गेनिंग का मतलब कि उसके कई साथी जेल में बंद है, आपको छुड़ाने के लिए आपको आपकी फैमिली को अपने गिरफ्त में ले लिया है और आपसे वो बार्गेनिंग कर रहा है। आपका फोन भी छीन लिया, आपके पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो कि आप उसे लड़ सकते हो, तो आप क्या करोगे इसमें? किसको छोड़ेंगे? हाँ आपके पास वहां पे कोई ना ट्रेनिंग काम आएगा ना आपके मित्र आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपको खुद का डिसीजन लेना है। वहां क्या कर सकते हो? क्या लीजिएगा डिसीजन? क्योंकि आप उसको समझाओगे कि आप आश्वासन दोगे ना कि भाई हमको यहाँ तुम कैसे छुड़वा सकते हो। पर समझाएंगे तो जब लैंग्वेज ये रहेगा। हाँ नहीं, आप क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आए हो तो उम्मीद करती है गवर्नमेंट, और आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ही डीएसपी बने हुए हो। हाँ, इस पोस्ट पे आप हो तो आपको तो ये तो पता होना चाहिए कि ये बिहार की भाषा तो पता होनी चाहिए। हाँ, मान लो डीएसपी को पकड़ा है, उसको विश्वास दिलाना है।
हद तक विश्वास दिलाना है। उसको बताना है कि यदि तुम मेरे फैमिली को मार ही दोगे या हमें ही मार दोगे तो तुमको क्या लाभ मिल जाएगा। अरे तुम भी इसी सोसाइटी का पार्ट हो, मैं भी हूं, और तुम्हारा भी मांग सही है, क्योंकि तुम्हारा जो उद्देश्य है वो गलत नहीं है। हाँ, उसको जैसे भी उसको दिल को संतुष्टि मिले, हम भी आप ही में से हैं। हाँ, इसके बाद फिर वहां से किसी तरह से बचने का प्रयास करोगे। हाँ, वो अपना जान बचाना है, कैसे भी करके जान बचाना है। जैसे प्रलोभन देख, आपका जो मीडिएशन कैसे करता है पुलिस प्रशासन, हाँ करवा देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा किसी का, सड़क जाम कर लेगा, हाईवे, नेशनल हाईवे, हाँ चलो हम बात करवाते हैं। वो डेलीगेशन टीम बनाएगा और जाएगा वो सेक्रेटरी से बात करवाने के लिए, जो उक्त उसमें जो समुचित अधिकारी होता है उससे बातचीत कराने के लिए। अब बातचीत के बाद क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन तत्काल वहां से भीड़ को समाप्त कर दे। तो ये चीज, क्योंकि वहां ताकत भी नहीं है ना लड़ने के लिए, तो वो सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और पूछा जाता है सवाल। ये सब चीज हो गया, चलो लिखो। सत्रहवीं का आपने तो मेंस लिखा था ना अमरेश, अब तो रिजल्ट हो जाएगा तो इंटरव्यू का तैयारी भी करना है आपका। उसमें थोड़ा सा खराब गया था, मेंस का तैयारी इसमें ठीक था, इसमें बहुत अच्छा कर लिया। हालांकि उसमें सीट अधिक है, देखिए संभावना। पूरा क्वेश्चन लिख लिए थे ना, छूटा तो नहीं ना था। वहाँ रिजल्ट उसी का होगा उसमें जिन्होंने कि सारे क्वेश्चन को डील किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पहली बार उसका रिजल्ट हो गया था ज़्यादा सीट होने के कारण। तो कई लोगों का ये रहा है कि उसका पूरा क्वेश्चन ही डील नहीं हो पाया है, वैसे लोग तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे। और जितने लोग ने पूरा आंसर दिया है तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो सब में मिला होगा, तो संभावना बन सकता है। अरे भाई, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हैं तो आपका तो अंतर्विक्षा टेस्ट तो लेगा ना। इंटरव्यू का हिंदी क्या होता है? अंतर्विक्षा। जो आपके मन में है वो बाहर भी दिखता है क्या? तो इसलिए 10-20 मिनट वो बात करेगा आपसे, कई चीजों पे बात करेंगे वो। कहाँ चल गया? यही है ना, यही तो है। तीन कठिया प्रथा की अब समाप्ति होगी। क्यों? क्योंकि एग्रीगेरियन कमेटी का जो रिकमेंडेशन है अक्टूबर में हमें आ गया है, और उसमें ये पता चला कि जो किसानों की समस्या जो बताया जा रहा है वो रियल है। तो इस कमीशन ने बताया कि देखो भाई, इसको तो समाप्त तो कर ही दो, लेकिन मेरा मानना है कि किसानों को जो नुकसान हुआ है ना अब तक, उसको कुछ हर्जाना दो, हर्जाना। और इस आधार पे, क्योंकि मतलब मान हानि हुई है उसकी, तो मान हानि में देखिए कई बार हर्जाना का भी प्रस्ताव आप रख सकते हैं केस के थ्रू। जब आपने मान हानि का मुकदमा करते हैं तो उसके ऊपर फाइन लगाते, जो आपको मान हानि का किया है उसके ऊपर फाइन भी लगा सकते हैं। कोर्ट से डिमांड करिएगा कि हमको इतना का, क्योंकि हमारी गरिमा लॉस हुई है। तो बोला गया कि इनको हर्जाना दो, तो हर्जाना अब अपने तरीके से देगा। जितना भी हर्जाना बोला गया, उस हर्जाने का नील प्लांटर्स एसोसिएशन ने मात्र 25% ही भुगतान किया। मतलब मान लो कि 100 रुपया बोला गया कि दो इन लोग का हर्जाना, लेकिन 100 रुपया पूरा भुगतान नहीं किया। कितना भुगतान किया? मात्र 25%। इसके लिए गांधी जी की काफी आलोचना भी हुई थी बाद में। हाँ, क्योंकि उसको ह्यूमिलिएट किया गया है कई तरीके से, तो उसके ऊपर मतलब जितने भी किसान हैं उसको हर्जाना दो, क्योंकि ये गलत व्यवस्था तुमने थोप दी थी। हाँ, गांधी जी के साथ आलोचना अभी मैं आप लोगों से पूछने वाला था, लेकिन पहले ही मैंने बता दिया इस चीज को। गांधी जी के ऊपर इसलिए कुछ आलोचक एलिगेशन लगाते हैं खास करके कि गांधी जी जब
घुटने पे अंग्रेजों को ला ही दिए थे तो 100% हर्जाना वसूलना चाहिए था। 25% लेकर के क्या किए? सर अंग्रेज जितने ज्यादा ये थे, जितने ज्यादा वो क्रूर थे, वो 25% भी दे दिए। वही बात गांधी जी ने भी बोला था कि 25% हर्जाना के रूप में देना या 1 रुपया का हर्जाना देना वो ब्रिटिशर्स के लिए खुद अपमानजनक था, वो खुद अपमानजनक था। मानहानि के केस में प्रशांत क्या नाम था, प्रशांत भूषण, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपया का फाइन लगाया था। इधर हाल के 2-4-5 वर्ष पहले जो चंद्रचूड़ साहब थे उसके ऊपर उन्होंने कड़ी टिप्पणी कर दी थी, वो हार्ली डेविडसन बाइक पर बैठकर चश्मा खींच करके, तो उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था, तो मानहानि का केस चलाया गया था। ये कोर्ट ऑफ कंडक्ट क्या बोलते हैं, कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, हाँ, और उसके लिए 1 रुपया का फाइन उसके ऊपर लगाया था। और मतलब क्या था कि प्रशांत भूषण बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, लाखों रुपया फाइन करते तो लाखों रुपया भी भुगतान कर सकता था, लेकिन 1 रुपया का फाइन का मतलब समझ रहे हैं। कोर्ट अभी कभी भी किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहता, उसके साथ जस्टिस करना चाहता है, लेकिन हाँ उसकी गलतियों का एहसास कराता है। आप 1 रुपया भी फाइन दिए तो लेकिन दिए ना भाई, आप इसके कंटेम्प्ट पाए गए। तो उसी तरह से मतलब अंग्रेज 25% भी हर्जाना भुगतान कर रहा है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मतलब शर्मिंदगी का विषय था। तो ये चीज था, यही चीज यहां पे लिखा भी गया है। हाँ थोड़ा ऊपर और करें। ये तो नहीं है, ये तो है, ये वाला नीचे, ये वाला ना, अच्छा ठीक। मैंने बताया था, लिखा था पहले कि मतलब डिमांड तो पहले से नील का घट गया था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। जैसे ही ये प्रथा समाप्त हुई ना तो नील प्लांटर्स भी अपना जितना भी फैक्ट्री वगैरह सब उन्होंने लगाया था, बेतिया या तो रामनगर राज जो था तो उसके आसपास तो सारा जमीन जो उनका था पट्टे उट्टे पे जो लिया हुआ था करवा रहा था, सब बेच बाच करके यहाँ से चले गए। मतलब ये सांस ही मतलब दम ही तोड़ रहा था ये व्यवस्था एक तरीके से। तो कुछ लोग मानते हैं कि अंतिम समय में गांधी जी आकर के अपना भूमिका निभा दे लिए, शायद अंग्रेज इस प्रथा को खुद छोड़ने वाले थे। तो एक ये भी आलोचना का विषय हो सकता है, लेकिन इसको भी बोलना है नहीं। और तो इसको अब जैसे आलोचना, अब वहाँ लास्ट में था ना कि इसको लिमिटेशन निकालना है, तो लिमिटेशन में एक लिमिटेशन ये भी बता सकते हैं। हो गया? चलिए, आपने सारा पॉइंट लिखने का प्रयास किया है। अपने मन से तो कुछ बताइए, तो बिना यहां दिखाए हुए आपको पूछेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या था।
हाँ, इस सत्याग्रह का इम्पोर्टेंस क्या था? गांधी जी महात्मा बन गए और फर्दर जो फार्मर रिवोल्ट में बिहार में किया है उसका एक प्रेरणा स्रोत बना। पहले तो पूरा भारतीय स्तर पे प्रथम आंदोलन के द्वारा किया गया जो सफल रहा और इसका प्रभाव तो पूरे देश पे। हाँ, और सर ये प्लांटर से किसान को छुटकारा भी मिल गया। वो तो परिणाम हुआ, इम्पोर्टेंस माइन्यूट डिफरेंट है आपका इम्पोर्टेंट और रिजल्ट में। रिजल्ट क्यों होता है तुरंत? जब इम्पोर्टेंस लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट उस पर डालता है, महत्व। गांधी जी ने इस सत्याग्रह के बाद क्या क्या हासिल किया? यह चंपारण सत्याग्रह का क्या मतलब महत्व है इस भारत में एक सत्याग्रह के तौर पर, या तो फिर क्या कह सकते हैं भारत में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला उस दौरान? भारत के लोगों में साहस भी आया था और ब्रिटिशर से वो लड़ने की शक्ति भी आई लोगों में। गांधी जी एक जो व्यक्तित्व के रूप में उभर करके सामने आए, पर्सनालिटी के रूप में, उसका सेंटर कहां था? चंपारण ही था। यानी चंपारण की धरती ने गांधी जी को यानी मोहनदास से महात्मा बनाया। उनके जो विचार थे सत्याग्रह का, क्या विचार था? सत्य और अहिंसा, उसको इस्टेब्लिश किया। और कैसा इस्टेब्लिशमेंट? यानी कि सफलता के साथ। इसका रिजल्ट आया ना, सफल हुआ, क्योंकि जिस और ये जो सत्य और अहिंसा का जो मिश्रण से जो ये सत्याग्रह चला, तो ये भारत में एक नया प्रयोग था। हालांकि गांधी जी के लिए नया प्रयोग ये नहीं था, गांधी जी ने ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में ये किया हुआ था, लेकिन भारत में पहला नवीन प्रयोग था। और बोलो। तमाम लोगों के अंदर ये विश्वास दिलाया कि कॉन्फिडेंस कि हम शांति और अहिंसात्मक तरीके से कैसे मतलब जो सरकार है या तो फिर आपके शोषक वर्ग है उससे कैसे लड़ सकते हो। और सर ये चंपारण जो आंदोलन था ये आगे के आंदोलन चलिए, एक प्रेरणा स्रोत बना पड़ा, वो तो ठीक है। और ब्रिटिश को भी एहसास हुआ कि अगर हम कोई क्रूर नीति लाते हैं या फिर शोषण करते हैं तो मेरे अगेंस्ट में कोई आ चुका है जो। एक तो सबसे मेन का बात तो भूल ही गए आप लोग कि इस सत्याग्रह के बाद गांधी जी एक नेशनल लीडर बन गए। और नेशनल लीडर ही नहीं, मतलब पूरा स्वतंत्रता आंदोलन को गांधी जी अपने व्यक्तित्व से लीडरशिप दिया। मतलब गांधी जी ने लीडरशिप यानी कि एक तरह से क्या पूरा कप्तानी मिल गया इस आंदोलन का, पूरा नेशनल मूवमेंट का। नहीं तो ये सब कुल मिलाकर के यही सब लिखा हुआ है, इसको कर लीजिए अपने अनुसार। और भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने कुछ आपको क्लू दे दिया है इसमें। अपने से भी कुछ इसमें ऐड कर दीजिएगा। लास्ट लाइन में जहां में लिखा हुआ है वहां ने कर दीजिएगा, अंग्रेजी वाला सही है। इनटू के जगह पे सिर्फ 2 कर दीजिएगा। लास्ट वाला जो है आपका महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया।
कुछ स्थान छोड़ दीजिएगा अपने कुछ नए नए चीज को जोड़ने के लिए, उसमें एक दो चार पॉइंट और लिख दीजिएगा कि ये परिणाम हुआ, ये महत्व है। मैंने 5 इंपॉर्टेंस बताया है, आप लोग और भी ज्यादा बताइए। अब इसको कंप्लीट करने के बाद एक आप लोग को मतलब खुद से लिखना है, हम बताएंगे नहीं, वहां लिमिटेशन आप लोग बताओ खुद से। थोड़ा माइंड स्ट्रॉमिंग करो तो नहीं मिलता है कि बिहार में बिहारी लोग थोड़ा कम करते हैं, दिमाग में थोड़ा भूकंप लाओ तो। हाँ हाँ, आलोचना करिए थोड़ा, देखेंगे कि आलोचना कैसे करते हैं। 25% की जो पूरा उसको जो मतलब 100% तो अलॉट हुआ था, तो 25% ही मिला। हाँ ठीक है, एक पॉइंट। दूसरे की है कि इसका क्षेत्र भी सीमित था, जैसे चंपारण तक सीमित रहेगा, पूरा बिहार तक इसे क्योंकि उनको बुलाया ही गया था इसी क्षेत्र के लिए, तो इसलिए इसको क्षेत्र नहीं कह सकते हैं, लिमिटेड था। क्योंकि तिनकटिया प्रथा के लिए ही वो स्पेशली आए थे, पूरे किसानों के लीडरशिप के रूप में वो नहीं आए थे। जितनी उसकी क्षमता थी उसके अनुसार वो ठीक था, उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए। हाँ, क्योंकि उनको बुलाया ही गया था इसी कंडीशन के लिए। और बताइए। बड़का बड़का नेता थे महाराज, गजब करते हैं। गांधी जी उसमें बहुत छोटे नेता थे। ठीक है, ये सब आलोचना नहीं करना है। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग आप देखा, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है, उसमें 9th और 10th क्लास के बाद ही देखिएगा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए भी उसमें सिलेबस में जोड़ा गया है। क्रिटिकल बनो, क्रिटिकल मने थोड़ा सा आलोचनात्मक, किसी चीज को तार्किक वे में देखना, होलिस्टिक रूप से। हाँ, इसमें ये रीजन जोड़ सकते हैं कि गांधी जी जब यहाँ आए थे तो उस टाइम ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, अगर वो पहले से ही थोड़ा बहुत और उनकी पॉपुलैरिटी होती। नहीं वो तो हो गया ना कि ये वाला कि यदि चाची का मूछ नहीं होता तो चाचा नहीं कहलाता, मतलब ये हो गया, मतलब एक हाइपोथेटिकल रूप से कहना कि गांधी जी यदि पहले से पॉपुलर होते तो और ये रिजल्ट, तो ये इस तरह से आलोचना नहीं, मतलब जोड़ना नहीं, मतलब इसी में से कंटेंट निकालिए ना। हाँ, मतलब कुछ भी अपने अनुसार से हाइपोथेसिस नहीं सोचना है कि नहीं, इसको नहीं डालना है। और ये जो मैंने मूछ वाला बोला अपने मन से नहीं बोला है, सिद्धू जो है ना क्रिकेट कमेंटेटर जो है, वो बोलते रहता है यदि चाची को मूछ होता तो चाचा नहीं कहलाता। वो बीच बीच में शायरी वो डालते रहता है। आंदोलन नहीं, सत्याग्रह, सत्याग्रह। अरे भगवान, चंपारण सत्याग्रह का लिमिटेशन देखना, उसमें गांधी जी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हाँ, वो घट रहा था। कुछ आलोचक मानते हैं कि ऐसे ही नील प्लांटर्स की कमर टूट चुकी थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नील का डिमांड क्या था, घट चुका था। और इसका उदाहरण भी देखने को मिलता है कि जैसे ही ये तिनकठिया प्रथा एबोलिश हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद ही, लगभग 4 वर्षों के अंदर ही ये पूरा जितना फैक्ट्री वगैरह सब छोड़ छाड़ के चला गया। हाँ, क्योंकि उसका फैक्ट तो दिखता है ना, ये तो फैक्ट तो दिखता है। और जैसे एक सवाल आप जहां से जोड़ रहे हैं ना, मैं आपको बता देता हूं कहां से जोड़ रहे हैं। पूछा जाता है कि एक प्रश्न आता है कि गांधी जी, यदि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी नहीं होते तो शायद भारत की आजादी या तो पहले मिल गई होती या तो नहीं मिलती इतना जल्दी। ये सवाल होता है, ये यूपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है मेंस में, खासकर हिस्ट्री ऑप्शनल वाले मेंस में ऑप्शनल में पूछा था कि यदि गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नहीं होते तो शायद भारत को पहले ही आजादी मिल गई होती या तो बाद में मिलता। तो इसको आपको क्या करना है कि इसको समीक्षा करना है। गांधी जी अगर नहीं होते, मिलती या नहीं मिलती दूर की बात है, लेकिन जो गांधी कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में वो नहीं होगा।
वो नहीं हो पाता। सही बात बोल रहे हैं। तो ये चीज, क्योंकि इस पे कुछ विचारक जो विचारधारा वाले लोग हैं वो ये रेफरेंस देते हैं कि जैसे अफ्रीका के कई कंट्री, यहाँ तक कि साउथ कोरिया, अपना पड़ोस के देश ही श्रीलंका, या तो कई ऐसे देश हैं जो कि उसी के जिस समय भारत को आजाद किया गया उसी समय कई और छोटे छोटे देश जो है ब्रिटिश उपनिवेश से आजाद हुआ, वहां ना तो कोई गांधी जी थे ना कोई भगत सिंह थे, इसके बावजूद भी आजाद हुआ। तो फिर आपको वहां पे काउंटर आपका तर्क भी प्रस्तुत करना है। हाँ, हो सकता है कि गांधी जी नहीं होते तो भी देश आजाद हो सकता था, भारत आजाद हो जाता, हो सकता है उससे पहले ही हो जाता। लेकिन जो आज भारत की डेमोक्रेसी देख रहे हैं, भारत में पॉलिटिक्स का जितना भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, या तो संविधान जो बना या तो जो गांधीयन थॉट्स आया, शायद ये चीज नहीं होता। या जिस तरह से, क्योंकि पूरी दुनिया में कई तरह की विचारधाराएं उस समय चल रही थी, क्योंकि उसमें सोवियत भी विचारधारा चल रहा था, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इस तरह की विचारधारा। या तो हो सकता है भारत अध्यक्षात्मक मोड में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को स्वीकार करता जिस तरह अमेरिका में है। हो सकता है कि मोनार्की का एक सिंबल रखा जाता और पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड की तरह ही आ जाता, हो सकता था। यह भी हो सकता था कि भारत एक तानाशाह देश बन जाता। हो सकता था जो आज भारत का जो भौगोलिक स्वरूप देखने को मिलता है, राजनीतिक स्वरूप, वो देखने को ही नहीं मिलता। हो सकता है भारत का विभाजन भी नहीं होता, ये भी हो सकता था। हो सकता है कि कुछ मतलब अलग तरीके से, क्योंकि यहां पे हाइपोथेसिस ही देना है तो चलो दो, तो उस तरह से क्वेश्चन का डिमांड भी है। लेकिन अब जो चीज है आपके सामने, क्योंकि ये दिख रहा है, आलोचना भी सही है कि कमर तो ऐसे ही टूट गई थी, नील प्लांटर्स का जो नील का डिमांड था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसे ही घट गया था क्योंकि केमिकल कलर्स आ गए थे। और इसका उदाहरण भी देखने को मिलता है, जब ये प्रथा समाप्त हो गई तो बहुत ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स। लेकिन तो फिर आपको काउंटर तर्क देना है, क्योंकि जब नील की खेती करने वाले ही लोग नहीं रहे तो प्लांटर्स यहाँ पर रह के करते क्या, तो ये भी काउंटर तर्क हो जाएगा। तो ज्यादा आलोचना भी इसमें नहीं करना है। चंपारण सत्याग्रह का एक विद्वान आलोचना कर रहे थे, नाम बताइए कौन थे, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। रंगा था, रंगा था कि हाँ रंगा ही था, एमजी रंगा, वो कम्युनिस्ट थे, ठीक है। तो एमजी रंगा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का आलोचना करते थे। गूगल से देख लीजिएगा, नाम सही बोल रहे हैं कि नहीं, सही है, चलिए ठीक है। इतना ही करना है। तो आप लोग इसमें ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट आप सोच करके अच्छे से, एक तो मैंने 25% वाला जरूर डालिएगा, एक ये वाला डालिएगा, और कह सकते हैं कि हाँ एक चीज जो इंपॉर्टेंस में जोड़िएगा कि लिखा ही दिए हैं उसको, लिखा ही दिए हैं उसको, कि जो किसान आंदोलन को जो है ना चंपारण सत्याग्रह के बाद अटेंशन मिलना स्टार्ट हो गया नहीं, और नेशनल मंच पर इसको उठाए जाने लगा। और अगली ही कड़ी देखिएगा, और पूरे बिहार में किसान आंदोलन स्टार्ट हो गया। नहीं, गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह का इंपैक्ट ये पड़ा कि 1919 में मधुबनी में दरभंगा महाराज के अगेंस्ट में विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया विद्यानंद के नेतृत्व में, और कई किसान नेता पैदा हो गए, विद्यानंद, करियानंद, ये पंचानंद शर्मा, योगेंद्र शुक्ला, यदुनंदन शर्मा गया से, इसके बाद शाहजानंद सरस्वती, और अवध के क्षेत्र में भी, हाँ श्री कृष्ण सिंह तो थे ही, पहले से बड़े नेता थे कांग्रेस के। अवध के क्षेत्र में बाबा रामचंद्र देव, और किसान और भी कई जो है लोग जो है खड़ा हो गए। हाँ क्षेत्र, तो ऐसे करके आप उसको इम्पोर्टेंस उसमें उदाहरण के तौर पर भी लिख सकते हैं। इसलिए बोले कि आप अपने से भी जोड़िएगा, प्रीलिम्स वाला जो फैक्ट है इसमें डालिए। हाँ, और कितना आलोचना ज्यादा नहीं करना चाहिए। गांधी जी एक व्यक्तित्व है, 3 करिएगा, जोड़िए, क्या करिएगा सोचिए, उसको बोलिए इसमें कि गांधी जी का जो ये नेतृत्व रहा,
निश्चित ही सराहनीय था, परंतु इस और बिहार के, क्योंकि दो तीन साल के बाद ही बिहार में किसान आंदोलन आगे बढ़ा, तो इसके दायरे को और विस्तार करना चाहिए था। किसानों का सिर्फ तिनकठिया जो उन्होंने बताया, तिनकठिया की जो समस्या है वो सिर्फ एक लिमिटेड क्षेत्र को दर्शाता है। इसमें और भी किसानों की समस्या जो बिहार की थी, इसको शामिल करना था, तो ये क्या बन जाता, एक बड़ा मूवमेंट बन जाता। जब जबरदस्ती ही आलोचना करना है तो एक डाल दीजिए। हाँ, तो वही तो मैं कहूँ, जबरदस्ती लाइएगा तो ज्यादा आलोचना भी नहीं करना है, तो जबरदस्ती वाली बात हो। लेकिन हाँ, लिख दीजिएगा तो मार्क्स आपका नहीं कटेगा। मतलब ऐसा आलोचना जो तार्किक हो सकता है कि बड़ा क्षेत्र दायरा कवर करता तो और भी ज्यादा किसानों को राहत मिलता, क्योंकि ये आंदोलन सफल हो गया था। ठीक है, अब आलोचना आप लोग को घर में खुद लिखना है। ठीक है, अब निष्कर्ष लिख लीजिए। हाँ, तो उसका उसका साथ मतलब से गांधी जी खुद किए थे, तो उनका उनको साथ नहीं, इसलिए उनको साथ नहीं किया। क्या 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 मतलब गांधी जी अलग सारे जो लिमिटेड फार्मर्स थे, हाँ, तो वो गांधी जी फार्मर्स के लिए लड़ाई थे, तो उसके लिए कोई ग्रुप खड़ा नहीं हुआ था, कोई ग्रुप उनका साथ नहीं दिया, गांधी जी का साथ नहीं दिया। नहीं देखिए, क्योंकि उसका रीजन था ना, क्योंकि भारत में एक पॉलिटिकल, ऑल इंडिया लेवल का एक पॉलिटिकल पार्टी उभर करके सामने आ गया था। वो कौन था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक विश्वसनीय संस्था थी। लेकिन अब जिसके विरुद्ध आप आंदोलन कर रहे हैं, किसानों का आंदोलन किसके अगेंस्ट था? अरे जमींदारों के अगेंस्ट था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। और एक बड़े वर्ग जमींदारों का क्या था, जो कि गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी नहीं, मतलब कांग्रेस को फंड करते थे, क्योंकि कांग्रेस का फंडिंग ब्रिटिश सरकार करती थी। लगभग 2 अधिवेशन उसी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार उसको फंड किया। इलाहाबाद जो चौथा जो अधिवेशन हुआ, वहां पे उसको पैसा देना ब्रिटिश सरकार क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद वो सेल्फ जो है वो रेगुलेट हो रहा था, या तो फिर कहें कि जमींदार वगैरह जो बड़े बड़े हस्ती वाले लोग थे वो कांग्रेस को चला रहे थे। अब मानिए जिससे आप पैसा ले रहे हैं और उसी के अगेंस्ट में आप आंदोलन करिएगा, ये गांधी जी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसका एग्जांपल देखने को मिलता है। अहमदाबाद मिल मजदूर सारा भाई जो थे इनके, अंबिका सारा भाई, इनके अपने मित्र थे। अनसुईया बहन उसकी बहन थी, और मजदूर मिल के अगेंस्ट में इन्होंने रिवोल्ट मतलब धरना कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया। तो गांधी जी का सत्याग्रह में एक भूख हड़ताल भी है, लेकिन भूख हड़ताल का प्रयोग जो है गांधी जी हर जगह नहीं करते थे। वो ऐसे लोगों के सामने करते थे जो अपने हो, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, जैसे अंबिका सारा भाई। पहला बार भूख, ये बीपीएससी ने पूछा हुआ है प्रीलिम्स में ही, गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल कब किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर। हाँ, एक बार जब एकदम पूरा क्रूरलिटी दिखाई गई 1942 के क्रांति के समय में, तो गांधी जी ने स्ट्राइक किया था, हंगर स्ट्राइक। तो अब अंतिम समय का बात था, तो उस समय तो ऐसे भी जाने ही वाले थे ब्रिटिशर्स। और यहाँ पे क्या कहते हैं, इस समय भी एक दिन का उपवास किया था, लेकिन वो स्ट्राइक नहीं था। जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, तो उपवास किए थे। और स्ट्राइक और उपवास 2 अलग अलग चीज होता है। एक दिन हम खाना नहीं खाएंगे तो श्रद्धा से कि नहीं चलो हम, लेकिन स्ट्राइक मतलब जब तक काम नहीं करोगे मेरा, हम भूख के मर जाएंगे। तो ये चीज, तो पहला इसका हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद मिल मजदूर था। दूसरा था डॉक्टर अंबेडकर के अगेंस्ट पुना पैक्ट में। हाँ, प्रशांत किशोर गया उपवास हार के वजह से, वो बोला हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, प्रायश्चित। चलिए, आपका एक टॉपिक हो गया कंप्लीट। और ये ऐसा टॉपिक है कि इसको कई तरीके से बीपीएससी घुमा घुमा के पूछता रहा है। ठीक है, अगला हेडिंग डाल दीजिए, बिहार में किसान आंदोलन।
या तो किसान आंदोलन में बिहार की भूमिका। किसान आंदोलन में बिहार की भूमिका। अब ये वाला जो किसान आंदोलन है, समय थोड़ा कम है, अभी लेक्चर हम डिलीवर कर देते हैं। आप लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्या कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब जो है इसमें क्या बताइएगा, बिहार में किसान आंदोलन कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? थोड़ा इंट्रो पार्ट करेंगे, यहां आपको बता देते हैं। किसान आंदोलन में बिहार का योगदान, या तो बिहार के किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती का योगदान। व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाएगा तो सहजानंद से जोड़ करके पूछा जाएगा। और इसका क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा सा इसका फ्रेमिंग करेंगे आंसर का कि कैसे लिखना है। और इस फ्रेमिंग में पहला इंट्रो होगा, परिचय, और इंट्रो के बाद इसका अलग अलग डायमेंशन हम लोग तय करेंगे। क्या क्या डायमेंशन रहेगा, तो पहला स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग? चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि ये हमारा बैकग्राउंड भी था, है ना, तो पृष्ठभूमि में डालेंगे चंपारण सत्याग्रह। या तो इसको 3 पार्ट में पहले तोड़ते हैं, इसके बाद फिर अलग अलग करते हैं। आंदोलन, चंपारण, चंपारण सत्याग्रह के बाद कहां पे आंदोलन हुआ? बिहार के अन्य क्षेत्रों में। ऐसे करिए इसको, बिहार के अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्र में कहां कहां? पहला, विद्यानंद के नेतृत्व में कौन सा? दरभंगा और मधुबनी में। कहां से प्रेरणा मिली थी इसके बारे में? अरे चंपारण सत्याग्रह से सीधा। ये कब, कौन सा समय था? स्वामी विद्यानंद का नेतृत्व? नहीं, ये देखिए प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। ये 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा महाराज, जो मधुबनी वाला क्षेत्र है, वहां पर किसानों के जो शोषण है, तो किस प्रकार का शोषण? वहां 3 कठिया प्रथा थोड़ा ना है, इंडिगो की खेती होती नहीं है, तो एक सिंपल किसानों का समस्या होगा। कौन सा समस्या? सिर्फ टैक्सेशन का समस्या है। दूसरा, कृषि लैंड की समस्या, मतलब किसानों के पास जमीन नहीं है, कुछ बकास्त लैंड है। हालांकि मुंगेर के आसपास के क्षेत्र में, हालांकि मधुबनी में वो समस्या नहीं थी, वहां था कि जमींदारों का जो शोषण है, लगान की समस्या है। लेकिन आप बढ़िया ताल वाला जो क्षेत्र है, मुंगेर वाला एरिया, लखीसराय और ये बाढ़ पटना वाला क्षेत्र, यहां एक है लैंड है जिसको बकास्त लैंड कहा जाता है, एक प्रकार के गवर्नमेंट का लैंड होता था। तो गवर्नमेंट इस लैंड का क्या कर रहा है, जबकि ये टाल एरिया है, उपजाऊ क्षेत्र है। तो किसानों का कहना था, भाई कम से कम हमको खेती करने के लिए दे दो। लेकिन गवर्नमेंट मतलब वहां भी जमींदारी वसूलना चाहते थे, या तो उस तरह से ट्रीट करना चाहते जिस तरह से जमींदारी वाला व्यवस्था है। इसलिए वहां पे बकास्त लैंड आंदोलन चला, बकास्त भूमि आंदोलन। और कहा जाता है बाद में प्रेशर भी क्रिएट हुआ
तो उसमें कहा कि हम जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लेकिन कुछ पैसा देना पड़ेगा आपको। बताओ, ये पैसा दे करके जमीन देगी तो गड़बड़ वाला काम था। तो पहला तो यही करेंगे। दूसरा, इस क्षेत्र में जो मैंने बताया बढ़िया ताल के आसपास जो किसानों की समस्या थी, उसको लीडरशिप दे रहे थे दो व्यक्ति। एक का नाम है श्री कृष्ण सिंह, एक का नाम था मोहम्मद जुबैर। और इन दोनों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था किसान सभा। किसान सभा। समय बताइएगा। 1922-23। 1922-23। अंग्रेजी भी नाम उसका किसान सभा लिखना है, फार्मर एसोसिएशन ये सब नहीं लिखना है, किसान सभा नाम इसी तरह से लिखा हुआ था। तो ये दो चीज हो गया आपका। देखिए सीक्वेंस वे में जाना है। किसान सभा के बाद क्या आया? आंदोलन कुछ समय के लिए देखिएगा अलग अलग क्षेत्रों में चलता है, लेकिन किसान के आंदोलन में सबसे टर्निंग पॉइंट तब आता है जब स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन में प्रवेश होता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती नहीं, 36 नहीं, उससे पहले 28 की बात मैं बता रहा हूं। स्वामी सहजानंद किसान मूवमेंट आते हैं। हालांकि ये बिहार के हैं नहीं, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, जनवे गाजीपुर में, और इन्होंने अपना कर्म भूमि बिहार को चुना। कौन सा क्षेत्र में? तो बिहटा के आसपास, बिहटा के आसपास। और जो किसान सभा है, किसान सभा को उन्होंने औपचारिक रूप से एस्टेब्लिश किया, ऑफिशियल टाइप। अभी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में चल रहा है। इसी किसान सभा को 1928 ईस्वी में उसको औपचारिक संगठन के तौर पर तैयार किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 28 में। एक साल के बाद क्या गतिविधि हुई कि सोनपुर में मेला था। सोनपुर में मेला लगता प्रत्येक साल, और ये 1929 ईस्वी में कहा जाता है कि सोनपुर मेला में ही इन्होंने उस किसान सभा को एक पूरा राज्य स्तर पर इसका विस्तार हो सके, इसलिए उसमें नाम चेंज किया थोड़ा सा, और इस किसान सभा का नाम रखा प्रांतीय किसान सभा, प्रोविंशियल किसान। ठीक है। और ये समय 1929 का होगा। तो ये तीन संगठन आपका बन गया है। पहले किसान सभा किसके द्वारा बनाया गया? मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह। कब बना? 22-23 में। इसी की औपचारिक जो है उसको स्थापना करें या गठन करें किसने किया? कहां पे? बिहटा में। और इसका नाम चेंज कर दिया कहां? सोनपुर में। दिसंबर माह था शायद, हाँ, प्रोविंशियल किसान सभा। अब देखो ये जो समय है 28 और 29 का, मतलब यहां पे एक लिख देते हैं स्वामी सहजानंद का नेतृत्व। ये 28 और 29 का जो समय है पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेसिएशन, क्या बोलते हैं, महामंदी का समय है। महामंदी क्यों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट दिखने लगा है, इसलिए आर्थिक महामंदी का दौर है। और वस्तुएं अपना दाम आसमान पे छू रहा है, खाने पीने की संकट है, और ऐसी स्थिति में लगान भुगतान करे कि अपना भोजन ग्रहण करे। ये इशू है, किसान को मजबूर कर दिया आंदोलन करने के लिए। और जो स्वामी सहजानंद है संत टाइप के आदमी हैं, लेकिन बाय कास्ट भूमिहार हैं। बावजूद भी, क्योंकि ज्यादातर जो भूमिहार हैं तो नाम ही उनका पड़ा है भूमिहार, जो भूमि का धारण करे। तो मतलब उसके पास लैंड है, इसके बावजूद वो किसान आंदोलन में आ रहा है, तो मतलब बहुत बड़ी घटना थी।
तो उससे क्या होता है कि मतलब जब जिस व्यवस्था के विरुद्ध आप लड़ रहे हैं और उधर से यदि आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो किसानों का और मनोबल बढ़ जाता है कि नहीं हमारी बात कर रहा है ये। तो इससे उनका और लोकप्रियता बढ़ना स्टार्ट हो गया। और स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में जो प्रांतीय किसान सभा हुआ, उसको बिहार के अन्य अन्य क्षेत्रों में फैलाने का प्रयास किया गया। और कहा जाता है कि 1929 में ये जो मूवमेंट बना, तो उधर किसान सभा बन रहा है, प्रांतीय किसान सभा तक बन चुका, इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, जगह जगह पे प्रदर्शनी लगाई जा रही है, किसानों में जागरूकता फैलाया जा रहा है गांधीवादी तरीके से। उधर जमींदारों ने भी अपने आप को गठित मतलब संगठित करने का प्रयास किया। रांची में जमींदारों के नेतृत्व में एक राजनीतिक संगठन बनाया गया, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, 1932-33 में। और उनका यह था कि जब किसान लोग संगठित हो रहे हैं तो जमींदारों को क्या करना चाहिए, वो भी अब संगठित हो जाए, तभी आप उस, क्योंकि उसका डिमांड तो है कि या तो लगान वाला पे रिलीफ दो या वो सब कुछ जमींदारी प्रथा समाप्त करो, सीधा कहना यही है, जमींदारी प्रथा समाप्त करो। और ये इतना खतरनाक घोषणा को कांग्रेस कैसे उठाए अपने मंच पे कि जमींदारी प्रथा खत्म करो। हाँ, कुछ उसकी समस्या को लेकर के कांग्रेस बात कर सकती है, लेकिन डायरेक्ट आप कहोगे, हिट करोगे कि नहीं जमींदारी प्रथा समाप्त करो, तो कांग्रेस अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा बात हो जाएगा। इसीलिए सहजानंद सरस्वती का जो है वहां पे नेतृत्व उभर करके सामने आया। अब देखो, जहां प्रदर्शनी होता था, कहीं धरना प्रदर्शन या तो माइक लगा करके बातचीत करना, इन लोगों ने लठबाज सैनिक को तैयार किया यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी ने। जहां धरना प्रदर्शन होता था वहां आता था, पटना में हुआ एक सम्मेलन, और लाठी बजाना, वो भीड़, उस भीड़ पर कौन लाठ मार आते थे, लाठी मारना ऐसा तीतर बितर भीड़। तो मतलब लड़ोगे, मतलब एक देखो किस तरह से उस आंदोलन को कुचलना चाहता है। वो सरकार लाठी नहीं बजा रही है पुलिस के माध्यम से, वो लठबाज जो तैयारी। अब इस तरह से लठ बजाना स्टार्ट। इन लोगों ने भी प्लानिंग किया कि नहीं हम लोग लाठी तो नहीं खाएंगे, लाठी खाएंगे तो लाठी मारेंगे भी, दोनों तरफ से हिंसा। इसी क्रम में आंदोलन आगे बढ़ा। 1936 ईस्वी में फिर से लखनऊ में अधिवेशन है, और इसी अधिवेशन में किसानों के तरफ से, हालांकि बहुत सारे नेता गए उसमें तो राजकुमार शुक्ल गए थे, इस बार कौन जाएंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में जो ये मूवमेंट किसानों का हो रहा है, इसको भी कवरेज मिल रहा है, और कवरेज मिल रहा है तो कांग्रेस उदासीन है, इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता है, लेकिन फूक फूक के कदम रखना चाहता है। पूरी दुनिया, पूरे भारत में ये मैसेज मिलना स्टार्ट हो गया कि सहजानंद के नेतृत्व को स्वीकारना पड़ेगा, नहीं स्वीकारोगे तो फिर हमारी अधिकारों के लिए कौन बात करेगा, कांग्रेस तो कर नहीं रहा है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती इसलिए फिर से पहुंचे कि भाई कब तक चुप रहोगे, कम से कम हमारी बातों को तो रखो। और क्यों पहुंचे कि प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए। क्यों प्रेशर ग्रुप? 1935 का अधिनियम आ चुका है। 1935 के अधिनियम में कहा गया कि प्रोविंशियल इलेक्शन होगा। कितने प्रांत में? 11 प्रांत में। तो किसान एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगा। यदि हमारे अधिकारों की बात अब भी नहीं करोगे तो आओ चुनाव में तुमको बताते हैं। 1 साल के बाद ही चुनाव है 37 में। समझ रहे हैं इसके पीछे क्या रीजन है? 1937 में इलेक्शन लड़ोगे, 36 में कहां है अधिवेशन? लखनऊ में है। इस अधिवेशन में पहुंचे कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती कि हमारी बातों को मानो, इलेक्शन में खुल के सपोर्ट करेंगे। उन्हें कहा कि नहीं, एक काम करिए स्वामी सहजानंद जी, आप इसको विस्तार दीजिए संगठन का, नेशनल वाइड। लेकिन अच्छा, लेकिन अब इसका नाम जो प्रांतीय किसान सभा है
प्रांत बिहार का नेतृत्व कर रहा है, इसका नाम करिए ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन, यानी अखिल भारतीय किसान सभा। तो पूछा जाए कब स्टार्ट हुआ था अखिल भारतीय किसान? 1936 ईस्वी में। किसने स्थापित किया और उसका हेड कौन बन गए? चेयरमैन कौन बनेगा? सचिव रंगा। हाँ, ठीक है। तो ये चीज अब देखो संगठन बन गया, कांग्रेस अब इलेक्शन में आएगा, बड़ी बड़ी बातें कही। उधर बढ़िया ताल में चल रहा है कौन सा मूवमेंट? बर्खास्त मूवमेंट। बोला कि हमें ये जमीन जो है हमें दो, खेती करेंगे। बोला अच्छा ठीक है देंगे, इलेक्शन जिता करके भेजिए ना, देंगे। किसान लोगों ने कहा कि चलो पहली बार हमें चुनाव लड़ने का अवसर मिला है तो देते हैं एक बार मौका। सारे किसानों ने वोट दिया, सारे लोगों ने वोट दिया। यहां फुल मेजोरिटी में आई गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट नहीं बल्कि कांग्रेस जीत करके आए। 11 प्रोविंस में इलेक्शन हुआ जिसमें 5 फुल मेजोरिटी में। एक बंबई वाला जो प्रेसिडेंसी है वहां पे कुछ मेजोरिटी, कुछ वोट से चूक गए। हालांकि मतलब एक वोट से कहा जाता है कि मतलब सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे थे। और 3 प्रोविंस में कोलिशन गवर्नमेंट बना था। और फिर जो 11 में से 3 घटा दो तो कितना बच गया? 8, 8 3 11। तो 8 में कांग्रेस समर्थित मिलीजुली सरकार सभी जगह बनी, ठीक है। लेकिन ये मूवमेंट आगे बढ़ा, ये सारा बढ़िया ताल, अलग अलग नेता जो है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर हो गया अखिल ये मूवमेंट, तो अलग अलग क्षेत्रों में इस किसानों के मूवमेंट को पहुंचाइएगा ना। तो अलग अलग नेता अलग अलग क्षेत्र में देखिएगा उभर करके सामने आएगा। कौन कौन? जैसे आपका आएगा कार्यानंद शर्मा, कौन सा क्षेत्र है उसका? मुंगेर का। कौन आंदोलन करेगा? बर्खास्त मूवमेंट। गया में यदुनंदन शर्मा। इसके बाद फिर सारण में यमुनाकारी, जो कारजी भी उसको बोलते हैं। और अन्नावरी जो क्षेत्र है छपरा में, अन्नावरी पूछा जाता है, बीपीएससी ने कई बार पूछा है प्रीलिम्स में, वहां से राहुल संस्कृत्यायन, बौद्धिस्ट है ये। इन्होंने किताब लिखा आर्यन थ्योरी पे, गंगा टू वोल्गा, वोल्गा टू गंगा, यानी कि आर्य लोग वोल्गा नदी से गंगा तक कैसे पहुंचे। और बुद्धिज्म के लिए काफी काम किया है इन्होंने। तो ये लोग जो है किसान मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। अब 37 में इलेक्शन जीत गया तो बोला कि अब हमारी मांगे पूरी करो। तो मांगे कैसे पूरी करेगा? वो तो चुनावी घोषणा था। लगे हुए जमींदार साहब, उनकी बातों को कौन दुश्मनी मोल ले भाई जमींदारों से। बोला कि अच्छा ठीक है। अब बढ़िया ताल वाला जो क्षेत्र है इसका बोला कि हम लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और लैंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्होंने क्या किया इलेक्शन के बाद, कि जो लैंड दिया जाएगा उसके लिए बोला कि हम जो है इसके लिए हम कुछ बोली लगाते हैं और इसको खरीदो। अब बताओ, खरीदने वाली जब बात आ जाएगी तो जिसके पास पैसा है वही नहीं खरीदेगा, साधारण किसान कहां खरीदेगा। और ये जो कानून बनाया गया झूठो, ये मतलब एक तरीके से नाम मात्र वाला जो कानून था कि हम लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बढ़िया, मतलब बर्खास्त लैंड को, तो उसको खरीदना पड़ेगा। और खरीदने वाला में कौन आएगा? जो जमींदार है पहले से, जिसके पास पैसा वही ना खरीदेगा। तो मतलब एक तरीके से ये कागजी कार्रवाई की गई, उसमें नेताओं को कोई लाभ, मतलब किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। अब किसानों का लाभ नहीं मिला, लेकिन किसानों के लिए बल्ले बल्ले तब आ गई, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया फिर से 39 ईस्वी में। और 5 साल चला वर्ल्ड वार। और इस 5 साल के दौरान गांधी जी के कई मूवमेंट चले, व्यक्तिगत सत्याग्रह वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन
कांग्रेस ने क्या किया कि विभिन्न प्रांतों से त्यागपत्र देने की घोषणा की कि हम वर्ल्ड वार में शामिल नहीं हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती भारत को वर्ल्ड वार में क्या कर दिया, इसलिए हम जो है सिंबॉलिक तौर पर इस सरकार से त्यागपत्र दे रहे हैं। लेकिन बिहार में भी त्यागपत्र दिया गया, लेकिन बिहार में मुद्दा अलग था त्यागपत्र देने का। ये भी पीएससी ने प्रीलिम्स में ये भी पूछा है। बिहार में कहा गया, कृष्ण सिंह के नेतृत्व में चुनाव जो लड़ी गई, उसमें कहा गया कि जितने भी राजनीतिक पॉलिटिकल जो प्रिजनर है, जिसको जेल में बंद करके रखा गया है, तो यदि सरकार हमारी बनती है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, रिलीज करवाएंगे जेल से। लेकिन उस वादे को पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई देखो हम प्रणाम करते हैं। मतलब अब रोने का मन आंख में गड़ाल खटको वाला बात, एक मुहावरा है ये लोकोक्ति, कि जब रोने का मन होता है तो कहेगा कि आंख में कुछ पड़ गया है। त्यागपत्र तो और जगह पे दे ही रहे थे, लेकिन यह मुद्दा मतलब एक पब्लिक सेंटिमेंट हासिल करने के लिए, देखो भाई हमने बोला था कि हम प्रिजनर को नहीं छुड़वा पा रहे हैं, इसलिए हम त्यागपत्र दे रहे हैं। त्यागपत्र तो ऐसे ही देना था उसको, लेकिन वो ढेस लगा दिए कहाँ पे, कि हम जो है कैदियों को नहीं छुड़ा पा रहे हैं, इसलिए त्यागपत्र दे रहे हैं। बिहार में यही कहा गया, त्यागपत्र दे दिए। किसान नेता नाराज हो गए कि कांग्रेस हमारी बातों को पूरा नहीं किया, जिस जो डिमांड था जमींदारी पर था, नहीं कम से कम कास्ट लैंड को ही सही से डिस्ट्रीब्यूट कर देते। स्वामी विद्यानंद, उसके नेता जो मुख्य नेता है स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा, जो खास करके जो लीडर थे, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस के प्रति इनकी मोह क्या हो गई, भंग हो गई कि खाली वादा करता है। और इसका झुकाव किधर हुआ, कम्युनिज्म की तरफ। क्यों? क्योंकि स्टालिन उसी समय, और चाइना में कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा है 1911 के बाद, और माओ जेडुंग का अभी इसी समय क्या है, प्रभाव है, जिसको माओवादी, उसी के नाम पर माओवादी कहा जाता है। माओवादी नक्सलिज्म जो है ना, उसी को माओवादी विचार से ही प्रभावित होते हैं। माओ जेडुंग कम्युनिज्म मूवमेंट चल रहा है कहाँ पे, चाइना में, और वहाँ पे जो कम्युनिज्म मूवमेंट चला वो लैंड से ही, लैंड को लेकर के ही था। तो सजानंद सरस्वती या तो जितना भी नेता थे सारे वामपंथी, उसका झुकाव कहाँ पे होना स्टार्ट हो गया, वामपंथ की ओर। लेकिन मौका मिल गया फिर से। 1945 में वर्ल्ड वार समाप्त हुई, 46 में कहा गया कि अब अंतरिम गवर्नमेंट बनाते हैं, अंतरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। और अंतरिम गवर्नमेंट बनाने से पहले फिर किसानों, अब कांग्रेस को एहसास हुआ कि भाई देखो अब तो अंतरिम गवर्नमेंट बनाने की बात चल रही है, कुछ दिनों के बाद हमारा क्या होगा, स्वतंत्र सरकार बनेगी। अंतरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या, तत्काल आप सरकार बनाओ, आजादी के बाद फिर क्या कर लेना। 47 में देखो अंतरिम गवर्नमेंट आएगी, 46 कैबिनेट मिशन के थ्रू, कैबिनेट मिशन के थ्रू ही बनता है ना 1946 में। सरकार बन, स्वतंत्र सरकार बनने वाली है, चुनाव में जाएगा ये लोग। लेकिन एक बार दिल तो तोड़ दिए हैं किसानों का, अब दिल तोड़ेंगे तो हल्ला हो जाएगी, हंगामा। इसलिए अब कहा कि अबरी बार किसानों से झूठ बोलना बड़ा महंगा पड़ जाएगा। नेहरू जी का नेतृत्व उसमें उभर चुका है। नेहरू जी थोड़ा समाजवादी टाइप के आदमी हैं। सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व उसमें तक आ चुका है, हालांकि सुभाष चंद्र बोस तो चले गए छोड़ करके, लेकिन जो एक अलग क्रांतिकारी मानसिकता कांग्रेस में युवा लोग का प्रवेश जो है दिख रहा है। इन्होंने ले लिया रिस्क, बोला कि इस बार हमारी सरकार जब बनेगी अगला इलेक्शन में, मैं वादा करता हूं कि जमींदारी प्रथा क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था, सारे नेता लोग इधर उधर चले गए, और जितने और छोटे मोटे मूवमेंट हो रहा था, जब तक कि 1950 में जमींदारी कानून नहीं आ गई तब तक इसी तरह छोटे मोटे आंदोलन चलते रहे। लेकिन अल्टीमेटली वो खत्म हो गया, कानून लागू होने से पहले ही लगभग किसान आंदोलन समाप्त हो चुका था, क्योंकि नेता उस तरह नहीं थे, देश आज़ाद हो चुके थे, अलग अलग तरीके का सेलिब्रेशन था, कहीं खुशी कहीं गम, सारे डिमांड, मतलब होता है ना छोटा छोटा, अब आज़ाद भारत में आज़ाद हमारी मांग होगी। तो किसान आंदोलन लगभग कमजोर पड़ ही चुका था। नेहरू जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने वाली थी आज़ादी के बाद,
तो उसमें घोषणा कर ही दिया था कि यदि हमारी पहली जो बैठक होगी, पहली यदि कैबिनेट बैठक होगी तो उसमें इसी पे डिसीजन लिया जाएगा। कौन सा? और पहला देखिएगा अमेंडमेंट भी होता है तो किससे रिलेटेड होता है? इस तरीके से जमींदारी प्रथा समाप्त होगी आज़ादी के बाद। तो किसान आंदोलन का यही मोटा मोटी कहानी है। तो सीक्वेंस क्या क्या आएगा? तो पहले अभी कहाँ तक गए हैं? सहजानंद सरस्वती, लखनऊ अधिवेशन 1936। यदि लखनऊ अधिवेशन 1936 नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे ही लिख दीजिए अखिल भारतीय किसान सभा, इसके जगह पे भी। इसके बाद क्या लिखिएगा? प्रांतीय चुनाव 1937, प्रोविंशियल इलेक्शन, प्रांतीय चुनाव, प्रोविंशियल इलेक्शन। इसके बाद बर्खास्त आंदोलन, क्या कि चुनाव में बात नहीं बनी तो बर्खास्त आंदोलन स्टार्ट हो गया। कौन सा क्षेत्र में? मुंगेर वाला क्षेत्र में। किसने नेतृत्व किया था? कार्यानंद शर्मा। प्रांतीय किसान प्रांतीय चुनाव के बाद बोला था मैंने बर्खास्त आंदोलन, बर्खास्त। इसके बाद लिखिएगा कि दोनों तरफ से प्रतिक्रिया होगी। अब जमींदार और किसानों के बीच संघर्ष, या तो कहें कि जमींदारों की प्रतिक्रिया, उधर से अपना वो भी तो दिखाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी समर्थन तो मिला ही थे। हाँ, 1929 में आए थे ना ये, 1929-30 में जब आए बिहार, क्योंकि वो खुद वहां पे खेड़ा वगैरह मूवमेंट चलाए हुए थे, किसान आंदोलन गुजरात में। गांधी जी उसमें भी शामिल थे, खेड़ा मूवमेंट में। हाँ, वहाँ वो नेहरू जी भी गए थे। जब एक किसान नेता जब बिहार में आए, सरदार पटेल, तो और भी इन लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ा। ये बीच में लेक्चर के दौरान मैंने छोड़ दिया था। 1929-30 की कहानी है ये। इसके बाद तो फिर अलग ही किसान आंदोलन का रुख देखने को मिला था। और फिर लास्ट में लिखिएगा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। लास्ट वाला पॉइंट लिखिएगा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। तो आज तो लिखा तो इसको नहीं पाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। लेक्चर तो हमने दे ही दिया है। और प्रयास कीजिएगा कि कुछ अपने से लिखने का, क्योंकि मैंने मैक्सिमम तो आपको लेक्चर में दे ही दिया। थोड़ा बहुत इधर आपको फैक्ट की जरूरत पड़ेगी तो इधर उधर से कर लीजिएगा, और ऐसे हम अपना नोट्स आपको दे देंगे। ठीक है, लगभग किसान मूवमेंट लगभग समाप्त हो गया। कोई सवाल वगैरह?